हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पारिक का पेज नंबर जो है 42 तक, आई थिंक, जो एक मिनट देख लेते हैं, 62 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 63 आज जो है पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो है हमारी जो ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट AIPGT 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने वहां पे मार्क कराए हैं, ठीक है। और इस साल के लिए जो है आगे पेज हम पढ़ते हैं तुलनात्मक अध्ययन। आप अपनी पारिक की बुक निकालेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मार्क करेंगे, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। इजी आपको याद हो जाएगा जैसे ही मेरा वीडियो देख लेंगे। अलग से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ साथ आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आयुर आर्मी ऐप पे, अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे मैसेज करके कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं, आप जो है वीडियो पॉज करके जो है ये कोर्सेज एनटेट और बिहार NHM आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर कोर्स, या फिर जो है AIPGT 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ, और मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स, या UPSC, HPSC, AMO या गुजरात PSC का कोर्स जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ डेमो क्लासेस आपको फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पारिक का जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज हम तुलनात्मक अध्ययन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको करके जाने ही चाहिए, वो हम कवर करेंगे। जैसे गंडूस और कवल दो चीज होती है। गंडूस जिसको मुंह में ना घुमाया जा सके, ठीक है, मुंह में घुमाया ना जा सके। और कवल होता है संचारी, जिसको घुमाया जा सके। तो ये बेसिक डिफरेंस है गंडूस और कवल में। ऋतुचर्या से ये जो 6 ऋतुओं के नाम पता होने चाहिए, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमा, ठीक है। और चरक अनुसार जो माह है, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष। ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी नेम है, ठीक है। तो ये हिंदी नेम है, आपको पता होने चाहिए। प्लस सुश्रुत ने जो माह बताई है, तप, तपस्या, मधु, माधव, सूची, शक्र। तो TMSNIS, इससे याद हो जाएगा। तप, तपस्या, मधु, माधव, सूची, शक्र, नव, नवस्य, ईश, ऊर्ज और सह, सहस्य है। सारंग धर ने जो है राशि के अनुसार ऋतु की तुलना की है। तो ऋतु की राशि से तुलना किसने करी है? एक क्वेश्चन याद आएगा, सारंग धर ने करी है। क्या करी है? तो शिशिर को कोरिलेट किया है। देखिए, शिशिर की जगह प्रावृट माना है, ठीक है। प्रावृट को कोरिलेट किया है इन्होंने मिथुन कर्क से, ठीक है। तो और मीन कुसुम कुंभ को जो है वसंत से किया है, मेष वृष ग्रीष्म से, सिंह कन्या वर्षा से, तुला वृश्चिक शरद से, और धनु मकर हेमंत से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्लस जो है ऋतु संधि किसने बताया? वाग्भट ने 14 दिन की होती है, यमदंष्ट्रा सारंगधर ने 16 दिन की होती है। 16 दिन, ये याद रखना। भल्लात का अस्थि कटु स्कंद में वर्णित है, जबकि भल्लातक कसाई स्कंद में वर्णित है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए याद रखना है। बाकी ये गण है, गण से देख सकते हैं, इतने सारे गण हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये याद रखना है, दशमूल और त्रिफला गण का प्रथम वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने किया। और त्रिजात, चतुर्जात, मध्य जीवन, पंचमूल का प्रथम तय वर्णन किसने किया? वाग्भट ने किया। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। क्षीर त्रय, अर्क, स्नूही, वट, ठीक है, जबकि चरक मानते हैं अर्क, अस्मंतक, स्नूही को क्षीर त्रय। पर्याय रत्नमाला और द्रव्य गुण रत्नमाला के लेखक माधवकर हैं। गुण रत्नमाला के लेखक भावुक मिश्र हैं। तो ये याद रखना है आपको। जनपदोध्वंस चरक ने बोला है, जबकि जनपदोध्वंस को मरक सुश्रुत ने बताया है, जनमार भेल ने बताया है। प्रधान इंद्रिय कोई पूछे तो चक्षुर इंद्रिय, और व्यापक इंद्रिय, व्यापक यानी पूरे शरीर में व्याप्त है, वो स्पर्श नहीं इंद्रिय है। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह क्या है? मन, मन अर्थो, बुद्धि, आत्मा। ये चार जो है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। और जबकि आध्यात्म द्रव्य कोई पूछे तो मन और आत्मा, ये दो हैं जो आध्यात्म द्रव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कर्म काल योग बस्तित, चरक ने 30-16-8 की बताई है, वाग्भट ने 30-15-8 की बताई है, ठीक है। और वाग्भट के अनुसार काल मर्यादा प्रतिमर्श नस्य सात, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारंगधर ने ये बताया, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। उपनाह बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक ने निरग्नि में माना है। व्यायाम, उष्ण, सदनम, ग्रुप, परावर्तनम, सुधा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपनाह, आह, वातपा। ये जो है निरग्नि श्वेत के भेद हैं, जो मैंने अभी श्लोक बताया। सुश्रुत ने साग्नि श्वेत मानते हैं, और चक्रपाणी साग्नि निराग्नि दोनों में मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्याय चंद्रिका बृहत पंजिका गयदास ने लिखी है, याद रखना, सुश्रुत संहिता पर, ठीक है। पदार्थ चंद्रिका चंद्र नंदन कृत अष्टांग हृदय पर लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक चंद्रिका गयदास ने लिखी है, चरक संहिता पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है टीकाएं हैं, जो आपको याद रखनी है। भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात अन्न के जीर्ण होने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभीतक, आम्ल की, हरित की, ठीक है। तो BAH, बहा, बहा से याद रखना। आगरा में एक बहा बटेश्वर एक जगह है, वहां से याद रखना, बहा, ठीक है। और भेल ने बताया आम्ल की, हरित की, विविध की। तो AHV, AHB अष्टांग हृदय, B, AHB, ये भेल ने बताया। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विपाक का सर्वप्रथम लक्षण वाग्भट ने दिया है अष्टांग हृदय में, आपको पता ही होगा, जाठरेना अग्निना योगाद यदुरेति रसांतरम रसानाम परिणामांते से विपाके अति स्मृत। तो ये श्लोक है। वैवाहिक द्रव्यों में केवल भूताग्नि पाक होता है, यकृत को भूताग्नि और धात्वाग्नि का अधिष्ठान माना गया है, इंपॉर्टेंट है। आहार द्रव्यों में विशेष रूप से धात्वाग्नि व्यापार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार्य चरक ने गृहिणी प्रकरण में प्रपाक शब्द का इंपॉर्टेंट नहीं है। चरक ने रात्रि में गर्म दधी सेवन निषेध बताया, तो सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मूत्र वेगावरोध से अंग भंग और अश्रु के वेगावरोध से गुल्म की उत्पत्ति बताई, किसने? वाग्भट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, वाग्भट का एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। बाकी कुष्ठ को कर्मज रोग का है, तो कर्मज रोग किसको का है, कैसे कुष्ठ, कैसे कर्मज, आपको याद रखना। प्राणाचार्य के गुण 5 होते हैं, ठीक है। सीलमान, मतिमान, युक्त, द्विजात्री, शास्त्र पारगय, ठीक है, ऐसे करके आया है चरक चिकित्सा स्थान रसायन पाद में। परत्व अपरत्व गुण आकाश में नहीं रहता है। मर्स नस्य का प्रमाण देखिए, उत्तम में 10 बूंद, मध्यम में 8 बूंद, कनिष्ठ में 6 बूंद। कुछ प्रमुख वादियों व्याधियों में वर्जित कर्म, वो देख लीजिए। अब तंत्रक में क्या क्या है, अब तर्पण वगैरह नहीं देना है, ठीक है। अब वाहुक में रक्त मोक्षण नहीं कराना है। प्रमेय पीड़िका में स्वेदन नहीं कराना है। उदर रोग में वमन, छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराना, ये इंपॉर्टेंट है, छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराना। क्षयज शिरो रोग में ये सारा जो है आपका इंडिकेटेड है। असमरी भगंदर शस्त्रकर्म के पश्चात 1 वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नवायास लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पड़ा होता है, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, चित्रक, मोटा मोथा, ये क्या है, ये त्रिमद होता है, त्रिमद, ठीक है। तो ये याद रखना। लो सुश्रुत ने सम्यक स्निग्ध के लक्षणों में गिलानी को होना, अति स्निग्ध में ये माना है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वेदन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुश्रुत का कंसेप्ट, याद रखना। कफ नाशन के लिए ताप उष्म स्वेद बताया गया है, जबकि वात के लिए उपनाह स्वेद बताया गया है। और वात कफ के साथ पित्त का अनुबंध हो, ठीक है, यानी कफ पित्त हो या वात पित्त हो, तो द्रव देना है, द्रव स्वेद। और वात के साथ, वात के कफ व मेद से युक्त होने पर, यानी वात कफ मेद हो तो निरग्नि स्वेदन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना आप। पूर्व में स्वेदन किस में देते हैं, पूर्व में, और पश्चात में मूड गर्भ में देते हैं, और पूर्व पश्चात दोनों में देते हैं। अस्मरी अर्श भगंदर, अस्मरी अर्श भगंदर याद रखना आप, ठीक है। सम्यक स्नेहन में 1 दिन पश्चात वमन और 3 दिन पश्चात विरेचन देते हैं, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं। वमन के 15 दिन पश्चात विरेचन, और विरेचन के 7 दिन पश्चात अनुवासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिन पश्चात निरु, निरु के तत्काल पश्चात अनुवासन दे सकते हैं, याद रखना है आपको। अनुवासन हेतु श्रेष्ठ काल प्रदोष काल होता है। आस्थापन हेतु श्रेष्ठ काल मध्याह्न काल होता है। वमन विरेचन के लिए पूर्वाह्न, सुबह सुबह करवाना चाहिए। बस्ती प्रत्यागमन, निरु बस्ती जो है 1 मुहूर्त के बाद आ जाती है, 48 मिनट जिसको कहते हैं। अनुवासन अहोरात्र पश्चात, ठीक है, निकलने का समय 3 याम है, वैसे 3 याम। अनुवासन बस्ती भोजन के पश्चात देते हैं। आस्थापन जो है निराहार यानी खाली पेट दी जाती है, आपको पता ही होगा। नस्य के, स्नेहन नस्य की मात्रा देखिए, 8 बिंदु, 32 बिंदु, 64 बिंदु, ठीक है। सुक्ति पाणी सुक्ति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिमर्श नस्य के 14 काल होते हैं, तो बस ये नंबर याद रखना, 14 काल होते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कवल के भेद देख सकते हैं, 4 होते हैं, बस नंबर याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रतिसारण के भेद 4 होते हैं, याद रखना, सुश्रुत ने बताया। कल्क, रसक्रिया, छोद्र और चूर्ण सुश्रुत ने बताया, ठीक है। दूसरी विष का लक्षण दूष्योदर है, जबकि दूसरी विष का कार्य जलोदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्व विष के 7 वेगों के लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम वेग में रक्त दुष्टि है, द्वितीय में मांस, फिर मेद, फिर विष, कोष्ठ में आश्रित अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, ठीक है। पशु चिकित्सा में औसत मात्रा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। प्रमुख विषाक्त द्रव्य उनसे दष्ट होने पर लक्षण, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो याद रखना है, पुरीष भेद जो हो जाता है, कृकालक जिसको गिरगिट कहते हैं, तो ये याद रखना है। उच्च टिंग में स्तब्ध लिंगता हो जाता है, और ग्रह गोदिका में स्वेदा अति प्रवृत्ति, बस ये 3 याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्ण व्यक्ति स्वप्न में अपने को गोरा वर्ण का देखे, और गोरा व्यक्ति अपने स्वप्न में देखे कि मैं तो काला हो गया हूं, तो ये गर्भ इसका लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो गर्भ इसकी चिकित्सा ताम्र चूर्ण से वमन करवाना है, 1 शाण की मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराना है, ठीक है। और जो है असाध्य विषाक्त जीव, जीव, ठीक है। तो ये जो है असाध्य कौन सा होता है, मतलब मक्खियों में बात करें तो स्थगलिका और कसाई, अगर मक्खी काट ले तो असाध्य हो जाता है, ठीक है। तो असाध्य कौन सा है, ये याद रखना है आपको। और गलगोलिका में सरसपिका नामक होता है, बाकी ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वृश्चिक का लक्षण इंपॉर्टेंट है, मंद, मध्य, तीव्र करके 3 विष इसके जो है भेद होते हैं। तो अधिमंत का दोषानुसार लक्षण सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। तो ये वात अधिमंत का इंपॉर्टेंट है। मध्यते अरणिवत और रक्त राजी चितम स्रावी, यकृत पिंडोपमम,
क्षारेणा इक्तमेव दाहे, इंपॉर्टेंट है। कफा अधिमंथ में पांशुपूर्ण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन रक्तज वाला बंधु जीव प्रतीकासम बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण, ठीक है। तो एक रक्तज वाला याद रखना, एक पित्त का ये याद रखना, बाकी मैच द फॉलोइंग में आएगा तो आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। कीवर्ड याद रखना है आपको। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, ये कफज अधिमंथ के लिए वाग्भट ने स्पेशल श्लोक बोला है, तो याद रखना। लेखन कर्म किसमें करते हैं, श्यावर्त में और कर्दम वर्त में, और छेदन पूर्वक लेखन योग्य ये है। पित्त विदग्ध दृष्ट में त्रिफला घृत देते हैं, जबकि श्लेष में विदग्ध दृष्ट में त्रिवृत घृत देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर प्रतिशय के लक्षण है, तो इसमें आपको जो याद रखना है दुष्ट प्रतिशय, ठीक है। दुष्ट प्रतिशय के ये जो लक्षण है इसमें आप देख सकते हैं, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रमुख अतिसार के लक्षण है, अतिसार में आप देख सकते हैं इसमें हृष्ट रोमा, और आपको याद रखना है काकांतिका प्रकाशम, शोकज अतिसार, ठीक है। दुर्निवारणीय रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, श्वास काश विलंबिका, सुश्रुत ने बताया दुर्निवारणीय रोग। बाकी प्रतिमर्श के काल 14 है, अभी पढ़ा, और भागवत ने 15 बताए हैं। और रात्रि में नस्य कर्म निषिद्ध है। ओज 6 में हो, ओज 6 किस किस में होता है, मधुमेह, गृहिणी और छत्छीन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओज 6 इन तीन डिजीजेस में होता है, मधुमेह, गृहिणी और छत्छीन में। सुश्रुत ने आंत्र वृद्धि को असाध्य माना है, ठीक है। और विष आतुरों में स्वेदन निषिद्ध है। स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सभी विषयों में, लेकिन कीट विष में नहीं है, और दूसरी विष में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लूता विष में वंश त्वग आदि अगध बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। उष्ण वीर्य हिमस्पर्शी अम्ल रस के लिए बोला है। प्लेग की जड़ी कांडीर है। सर्वदोष प्रकोपक ऋतु वर्षा ऋतु कहलाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। विषम ज्वर के भेद 5 हैं, संतत सतत अन्य दिश तृतीयक चतुर्थक, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, गोरख संहिता के लेखक जो है सत्य सहस्त्री हैं। आग्नेय आयुर्वेद के लेखक गंगाधर राय। और सर्वश्रेष्ठ अनुपान लाजा माना है। बाकी ये सारा जो है स्किप कर सकते हैं आप, अगले पेज पे चलते हैं। पिशाची जातहारणी कामला से कोरिलेट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी जो है पुत्र जननी पर्याय है लक्ष्मणा का। नवायास लोह में घटकों का संख्या अनुपान, अनुपान याद रखें, मधु और घृत, और 10 इसमें घटक होते हैं। बाकी जो याद रखना है आपको, शहद सेवन जो है वर्षा ऋतु में बताया, और मंथ सेवन जो है ग्रीष्म ऋतु में बताया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शिवदास सेन की टीकाएं देख लेना एक बार। बाकी वृंद माधव ने स्नायु रोग बताया है, पारसिक यवानी का कृमि में वर्णन बताया है। सोढ़ल ने अर्क कल्पना बताई है, कुमारी आसव निर्माण का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अर्क कल्पना किसने बताई है, सोडल निघंटु, सोडल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग रत्नाकर ने शीत प्रमेही, मंथक ज्वर और भीम सेनी कर्पूर का नेत्र रोगों में प्रयोग बताया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। भाव प्रकाश ने हंसोदक को अंशुदक नाम दिया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राज निघंटु निघंटु को अभिधान चूड़ामणि कहा गया है, और निघंटु शेष अभिधान चिंतामणि कहा गया है, ठीक है। शस्त्र अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्षार है, अनुशस्त्र में श्रेष्ठ जलोका है, पता ही है आपको। तालुपास ससुर ने वातज बताया, तो ये दोष याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मस्तुलुंग क्षय के कारण हो जाता है। तालु कंटक जबकि कफज है, कांटे से लगेगा, बात होना चाहिए दोस्त, लेकिन कफज आंसर आएगा। स्तनपान निषिद्ध है इसमें। बाकी कुमारागार का वर्णन है, सन्निपातक ज्वर का वर्णन है, पागल कुत्ते की जड़ी, क्षार निर्माण शरद ऋतु में करना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। हारिस संहिता का वास्तविक नाम वैद्यक सर्वस्व है। और ये जो है स्किप कर देंगे आप, आगे चलते हैं। ऊर्ध्व गुद का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है। सबसे प्राचीन पुरानी संहिता क्षारपाणी संहिता है, सबसे बड़ी संहिता ब्रह्म संहिता है, तो ये आपको याद रखना है। आयुर्वेद पंचानन कहा गया है पंडित पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को। बाकी जो है आपको याद रखना है कि ये आश्रय आश्रय भाव है, तो ये याद रखना है। अस्थि में वायु दोष होता है, रक्त, इसका जो श्लोक है बकायदा अष्टांग हृदय ने बताया हुआ है, ठीक है। तत्रा अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रखते हो, श्लेष्मा शेषेषु तेन सम आश्रय आश्रय न मिथे यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन छपनोस्तम अस्थिर मारुति और प्राय वृद्धि द्रवनाथ, तो ऐसे करके श्लोक आया हुआ है। बाकी जो है पाचन कर्म में अग्नियां, जाठराग्नि, भूताग्नि, धातवाग्नि, तो एक बार देख लेंगे। बात का प्राकृत रस वो पित्त का, ये एक बार देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिफला का पर्याय देखिए, फल त्रिक वरा श्रेष्ठा उत्तमा। अमृत संभवा अमृता का पर्याय है। कपि पिपली अपामार्ग का पर्याय है। गृहिणी हर लवंग का पर्याय है, तो ये आपको याद रखना है। श्रेष्ठ वायु कोई पूछे चरक के अनुसार प्राण वायु, सुश्रुत के अनुसार उदान वायु, ठीक है। पवनोत्तम कोई पूछे पवनोत्तम,
तो पवनोत्तम कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उदान वायु के लिए आया है, ठीक है, उदान वायु। रंजक पित्त का स्थान इंपॉर्टेंट है, आमाशय वाग्भट ने कई बार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हृदय सारंगधन माना है, यकृत बिलिया सुश्रुत ने माना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 70 पेज हो गए हैं ये। उल्वा वर्निक्स कैसियोसा को कहते हैं। ये परीक्षाएं हैं सारी, एक बार देख सकते हैं। तेल बिंदु परीक्षा योग रत्ना करने बताइए, तेल बिंदु। रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि वाग्भट ने बोला है ये। और षड्वित क्रिया काल जो है आप देख सकते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है। और जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको ये याद रखना है, छत्छीन और वात व्याधि, इसमें तस्याम आया है, इसमें तेसाम आया है, ठीक है, पूर्व रूप में। ओज को अष्टम धातु माना है चक्रपाणी ने, ठीक है। मुक्तादि चूर्ण का रोगाधिकार श्वास है। और जो है आपको याद रखना है, ये जो है आप स्किप करेंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्नियां 13 होती हैं, जाठराग्नि 1, भूताग्नि 5 और सात धातवाग्नि 13 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्लस ये जो है कुछ दोष दूसरे अधिष्ठान पीड़ा है, देखिए ये मिलते जुलते हैं, जॉइंट्स पेन सब में होता है, वात रक्त में वात रक्त दोष होता है, त्वक मांस रक्त में होता है, त्वक आखुर विष के समान, ठीक है, चूहे के विष के समान। आम बात में वात आम होता है, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, याद रखना। उरुस्तम में त्रिदोष और आम होता है, मेद दोष से होता है, संधिवात में वात होता है, तो ये याद रख सकते हैं, वात रक्त होता है, दोष से क्वेश्चन आ सकता है। स्नायु को रोग का वर्णन वृंद मातम में, स्नायु कृमि सारंग धर्म में मिलता है। कालियक शब्द का प्रयोग अग्नाशय के लिए यूज हुआ है, कालखंडा यकृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओज को सर्वप्रथम पंच रसात्मक काश्यप ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ पोषण जो है केदारी कुल्य न्याय से होता है। उरुस्तंभ को चरक ने कफजन्य, शुश्रु ने वातजन्य माना है। अंबर पीयूष को ऑक्सीजन से कोरिलेट किया गया है, ठीक है, पीतवा अंबर पीयूषम ऐसे करके श्लोक आया है, ठीक है। अंधपूतना ग्रह का वर्णन शुश्रु ने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोम रोग में कदली घृत का प्रयोग योग रत्नाकर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाकी शीर सांबू याद रखना, शीर सांबू रोग का वर्णन भेषज रत्नावली में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तृण पंचमूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए सारे पंचमूल है, उनका स्पेसिफिक दोष कौन सा समन होता है। तृण पंचमूल से पित्त का समन होता है, वल्ली कंटक से कफ का होता है, बृहत पंचमूल में वात कफ का हो गया, लघु पंचमूल में वात पित्त का, ठीक है। दसमूल त्रिदोष सामक हो गया, मध्यम कफ वात हर, और जीवनीय वात पित्त साम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। बाकी ये आप स्किप कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कुछ प्रमुख अग्रय द्रव्य हैं जो आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लेना। अग्रय द्रव्य एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से आ सकता है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। बाकी ये छह के लक्षण, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, मैच द फॉलोइंग में। तो घटते सहते शब्दम रस छह का लक्षण है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल शीत प्रार्थना और शिरा शैथिल्य में याद रखना, रक्त छह का है। मांस छह में धमनी शैथिल्य में याद रखना। मेद छह में आपको याद रखना है संधि स्फुटन, संधि शून्यता और प्लीहा वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेद छह का लक्षण है। अस्थि छह का याद रखना है संधि शैथिल्यम, ठीक है। प्रततम वाद रोगिण मज्जा के लिए बोला है, मज्जा तिमिर दर्शन। शुक्र छह किसमें आया है, शुक्र छह जो आया है आपका शोष पांडुता, इसमें आया है, याद रखना है। बाकी ये सारे लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट छह, ये सारे बिल्कुल याद करके जाना, ठीक है। एक बार सुबह सुबह जरूर पढ़ के चले जाना, जब AIPTT होगा, ठीक है, 4 जुलाई पे सुबह उठ के बस ये जरूर पढ़ देना, कम कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। लिखवा के ले लीजिए। प्राणवायु जो है, प्राणवायु के ये श्लोक है, ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना। पवनोत्तम बोला गया है उदान वायु को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और व्यान वायु के कर्म ये इजी है, आपको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी कौन सा किस में होता है, साधक पित्त हृदय में होता है, आलोचक पित्त नेत्र में होता है। भेल ने जो है आलोचक पित्त के दो भेद किए हैं, ये क्वेश्चन आता है। चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। भ्राजक पित्त त्वचा में होता है, पाचक पित्त जो है अग्नाशय में, पक्वामाशय मध्य होता है। क्लेदक कफ देखिए कहाँ पे होता है, बोधक कफ जीवा में, तर्पक कफ सिर में होता है, श्लेष्मक कफ संधियों में होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक ने सबसे पहले वात के 5 भेद बताए, सुश्रुत ने पित्त के बताए, वाग्भट ने कफ के बताए, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किसके भेद बताए अच्छी तरह, ठीक है, एक्सप्लेन किए गए। और ये विशेष स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा यहां से, इसको स्किप मत करना। चरक ने कौन से स्थान बताए हैं, सुश्रुत ने कौन से, वाग्भट ने कौन से, काश्यप ने कौन से, ठीक है। तो चरक के पहले याद कर लो, पकवा आमाशय उरय, ठीक है, तो चरक के सीधे लिख लीजिए, पकवा आमाशय संधि करके लिख लीजिए, पकवा आमाशय उरय। अब सुश्रुत के देख लीजिए, सुश्रुत का है श्रोणी गुदा, श्रोणी गुदा, ठीक है।
फिर आपका है पक्वा अमाश्य मध्य, पक्वा अमाश्य मध्य, और फिर इन्होंने बताया आमाश्य। फिर इसका देखें, अगर वाग्भट का, तो पक्वाधान नाभि और उरय, तो कैसे याद रखेंगे, पनायु, पनायु पक्वाधान नाभि उरय, ठीक है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। और काश्यप का अस्थि मज्जा आमाशय और हृदय, ठीक है। तो ए ए एच, अस्थि मज्जा, अगर ये आपका हो गया आमाशय और हृदय, ठीक है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। तो ऐसे करके आप एक तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको ये याद रखा, जैसे मान लो वाग्भट का याद है, मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद है तो एक याद है तो दूसरा निकल जाएगा, तो एटलीस्ट एक तो याद रहे। तो ऐसे करके ये जो है आपको याद रखने हैं। बाकी जो है ये आपके तुलनात्मक अध्ययन खत्म होते हैं, ये वाले पेज जो है आप छोड़ देना, ये संख्या वगैरह बोली गई है इसमें, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आपका खत्म हुआ, पूरी संहिताओं को, सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पारिक सर ने जो है बनाए थे, तो ये भी हमने जो है फ्री लेक्चर सीरीज में आज कवर किया हमने, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रिपेयर है मेरी तरफ से। आपने आयुर्वेद चालीसा भी पढ़ी होगी, आपने जो भी चीजें पढ़ी होंगी, या ना भी पढ़ी हो, आपने पूरे साल मेहनत करी होगी, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट का अपनी मेहनत के अनुसार उसको जो है फल मिले, ठीक है। अगर आपने सच में ईमानदारी से मेहनत करी है, तो सच में आपको जो है टॉप 100 में आपको आना चाहिए। और मेहनत में अगर हल्का सा परसेंटेज में कम है किसी दूसरे बच्चे की बजाय, तो आप उस हिसाब से जो है आपकी रैंक इसमें जो है आएगी। लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी ने सच में मेहनत करी और उसका नंबर ना आए, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे भी दुख होगा, और उसको तो होगा ही होगा, मुझे भी सबसे ज्यादा दुख होगा। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा स्टूडेंट जिसने सच में मेहनत की शिद्दत से चाहता है, ठीक है, सिलेक्शन होगा उसका, या फिर स्मार्ट स्टडी करी है तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ जो है आज का हम जो है लेक्चर समाप्त करते हैं, हमारा फ्री लेक्चर सीरीज में जो पारिक के जो लेक्चर थे, ठीक है। और आप जो है अच्छे से पेपर दीजिएगा, अच्छे से आप जो है इसमें मेहनत कीजिएगा, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।